Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm the mentor for upcoming TAT examinations. So students, जैसे कि हमारी CDP की लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है लॉरेंस कॉलबर्ग का हमारे पास नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आखिर हम देखने वाले हैं इस थ्योरी में कि जो कॉलबर्ग साहब थे उन्होंने बच्चों की मॉरल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर मॉरल डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मॉरल डेवलपमेंट एक ऐसे तरह का व्यवहार होता है जो कि हमारे सोसाइटी के अनुकूल हो, ठीक है, जिसे कि हम सही या गलत की परिभाषा में रख सके, उसी को हम बोलते हैं मॉरल डेवलपमेंट। तो अब हम देखते हैं कि आखिर इसके ऊपर यानी कि मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर कोहलबर्ग साहब ने क्या बात बोली। तो देखिए उनकी जो स्टोरी शुरू होती है, उनकी जो ये थ्योरी शुरू होती है, इसके बारे में बहुत सारी छोटी छोटी जो स्टोरीज़ हैं वो फेमस हैं, लेकिन उनमें से जो एक सबसे फेमस स्टोरी है जो आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुनी ज़रूर होगी, वो थी हमारे पास हिंस डिलेमा। और इस स्टोरी में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। तो उसमें से जो वाइफ होती है उसको एक बहुत घातक बीमारी हो जाती है, उसको एक विशेष प्रकार का कैंसर हो जाता है और जिसकी की दवाई, ठीक है, वो बहुत रेयर होती है। और उसमें से क्या होता है कि उसी के आसपास एक ही केवल केमिस्ट की दुकान ऐसी होती है जो कि उस बीमारी के इलाज वाली दवाई को, उस ड्रग को बना पा रहा होता है। अब क्या होता है कि वो केमिस्ट जानता है कि मैं केवल अकेला हूँ जो इस दवाई को बना रहा हूँ, तो वो उसको 10 गुना ज़्यादा दामों पे बेचने लगता है। अब क्या होता है कि जो हिंस साहब होते हैं ये उस केमिस्ट के पास जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे ये दवाई दे दो, और क्योंकि मेरी पत्नी को ये वाला कैंसर है। तो वो दुकानदार कहता है कि ठीक है, तुम मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हें दवाई दे दूँगा। अब उस बेचारे के पास बहुत कम पैसे होते हैं, तो वो क्या करता है, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से हेल्प लेता है, लेकिन फिर भी जो उसके पास पैसे कलेक्शन होता है वो अभी भी बहुत कम रह जाता है। वो दुकानदार से फिर से जाके रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि आप मुझे ये दवाई दे दो, या तो ओरिजिनल रेट पर दे दो। अगर आपको ओरिजिनल रेट पे नहीं देना चाहते हो तो आप एक काम करो कि आप मुझे फ़िलहाल के लिए दवाई दे दो, मैं आपको थोड़े थोड़े टाइम में करके पैसे देता रहूँगा। लेकिन जो केमिस्ट होता है वो मना कर देता है कि नहीं भाई, मैं तो अपने जो मैंने रेट फिक्स करा हुआ है मैं तो उसी पे दवाई दूंगा। तो अब क्या होता है कि जो हिंद साहब होते हैं वो रात को, जब वो जो केमिस्ट होता है दुकान बंद करके चला जाता है अपनी केमिस्ट की दुकान को, तो वो रात को उस दवाई को जाके चुरा लेते हैं और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब देखो, अब यहाँ पे जो कोहलबर्ग साहब हैं वो क्वेश्चन अराइज करते हैं कि क्या उस हिंस का दवाई चोरी करना सही था, क्या उन्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी, या फिर उन्होंने चोरी करके ठीक करा, क्या उन्हें अपनी पत्नी को मरने देना चाहिए था। ये एक छोटी सी स्टोरी सुनाई गई और इसके बाद उन्होंने 3-4 क्वेश्चन इस थ्योरी से निकाले और इन 3-4 क्वेश्चंस को उन्होंने क्या करा, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों से पूछा और जो उन्होंने इंटरव्यू में यानी कि साक्षात्कार में जो उनके पास रिजल्ट आए उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप करी। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ से सबसे पहला जो बनता है वो बनता है कोहलबर्ग की थ्योरी से कि इन्होंने जो अपनी स्टडी करी थी वो किस एज ग्रुप के बच्चों पर करी थी। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो अपनी स्टडीज़ करी थी वो करी थी 10 से 16 साल तक के बच्चों पर। ये बात आप याद रखेंगे। अभी हम देखेंगे कि जो स्टेजेस थी वो हमारी 4 साल से इन्होंने शुरू करी थी, लेकिन जो इन्होंने स्टडी सबसे पहले करी थी वो करी थी 10 से 16 साल में। यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्टेजेस तो उन्होंने 4 साल से दी हुई हैं, तो फिर ये 10 से 16 साल वाला कोई सोच भी नहीं पाता और इसलिए आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, इन्होंने फिर क्या दिया अपनी थ्योरी में, इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है उसकी जो मॉरल डेवलपमेंट होता है उसके 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? एक तो इन्होंने कहा कि बीच में होता है कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल से पहले अगर मुझे बताना है तो क्या लगा दूंगी मैं, प्री कन्वेंशनल। और कन्वेंशनल के बाद क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पोस्ट कन्वेंशनल। ये इन्होंने बताई यहाँ पे 3 लेवल। लेकिन अब क्वेश्चन इन 3 लेवल से कभी नहीं पूछा जाता क्योंकि ये तो सभी को नाम याद हो जाएंगे, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। अब क्वेश्चन कहाँ से अराइज होता है? क्वेश्चन अराइज होता है इनकी सब स्टेजेस से। यहाँ से इनकी हर एक स्टेज की इन्होंने 2-2 सब स्टेजेस दी और उन सब के कुछ अलग अलग नाम रखे गए। तो कभी कभी तो इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको इन सारी स्टेजेस को वो सीरियल ऑर्डर में लगाने के लिए दे देगा, या फिर किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का आपसे एज ग्रुप पूछ लिया जाएगा कि भाई ये स्टेज है तो इसका एज ग्रुप बताइए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इन 6 स्टेजेस के नाम देखते हैं और फिर एक एक करके हम इन पे डिस्कशन करना शुरू करेंगे कि आखिर किस स्टेज के बच्चों ने किस तरीके से जो कोहलबर्ग साहब के क्वेश्चन आंसर्स थे
उनका रिप्लाई करा और क्या क्या उन्होंने अपने रिजल्ट्स दिए। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जो पक्ष में रहे, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो विपक्ष में रहे। तो आखिर उन पक्ष और विपक्ष वाले बच्चों ने किस तरीके से रिप्लाई करा उसके बारे में बात करते हैं, और इससे हमें क्या पता चलता है मॉरल डेवलपमेंट के बारे में, उसके साथ भी देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ कि जो कोहलबर्ग साहब थे, इन्होंने अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनाई। अब इस स्टोरी को सुनने के बाद क्या हो गया, एक मॉरल डिलेमा क्रिएट हो गया। मॉरल डिलेमा का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे सामने एक नैतिक दुविधा आ गई कि आखिर जो हिंद साहब है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मॉरल डिलेमा क्या होता है, इसको और समझते चलते हैं साथ ही साथ में। देखिए, मॉरल डिलेमा यानी कि नैतिक दुविधा उस दुविधा को कहते हैं जहाँ पे हमारे सामने दो रास्ते तो हों, लेकिन हमें ये ना समझ में आए कि हमें किस रास्ते पर जाना है। या फिर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी एक रास्ते पर जाएंगे तो हमारा कुछ ना कुछ नुकसान तो होगा ही होगा। देखिए, इसको बहुत एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि हम सब लोगों ने एक मूवी देखी थी शादी में ज़रूर आना, जिसमें कि राजकुमार राव थे। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी हीरोइन होती है, जिस दिन उसकी शादी होती है उसी दिन उसका यूपीपीसीएस का प्री का रिजल्ट आता है। अब वो बेचारी डिलेमा में फंस जाती है कि वो शादी करे या फिर अपने ड्रीम को चेस करे, कि वो या फिर यूपीपीसीएस की मेंस की तैयारी करे। अब उसको पता था कि अगर वो शादी छोड़ेगी तो वो कभी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएगी, और अगर वो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देती है तो उसकी शादी टूट जाएगी, उसके घर वालों की बदनामी होगी, ठीक है, मतलब उसकी इंसल्ट होगी और सोसाइटी में वो कैसे रहेंगे। तो लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स, उसने क्या करा, यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम को चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे उसने क्या करा, डिलेमा से निकलकर वो कहाँ चली गई, मॉरल रीजनिंग में चली गई। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप किसी डिलेमा को सॉल्व कर लेते हैं और अपना तर्क देते हुए कोई भी एक रास्ता चूज कर लेते हो, उसी को बोला जाता है मॉरल रीजनिंग, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नैतिक तर्कणता। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है इस थ्योरी से रिलेटेड, एक मॉरल डिलेमा और एक मॉरल रीजनिंग। तो मॉरल डिलेमा क्या समझा कि जब हमारे पास दो रास्ते हों और हम ये ना समझ पाएँ कि हमें किस रास्ते पर जाना है, लेकिन एट द एंड हमें किसी एक रास्ते पर तो जाना पड़ेगा ही। तो जब उस एक रास्ते पर जाने के लिए हम कोई ना कोई अपना एक रीज़न देते हैं, उसी को हम बोलते हैं मॉरल रीजनिंग। चलिए अब देखो, अब मॉरल कोहलबर्ग साहब ने क्या बताया कि जो उन्होंने थ्योरी बताई, उन्होंने कहा कि जैसे जीन प्यारे साहब ने बोला था कि जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वो स्तरों से होकर, कुछ चरणों से होकर गुजरता है, इसी तरीके से बच्चों का नैतिक विकास भी कुछ स्टेजेस से होकर गुजरता है। और ये जो स्टेजेस होती हैं, इनका जो क्रम होता है ये हमेशा निश्चित होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई पहले कन्वेंशनल आ जाएगी और बाद में प्री कन्वेंशनल आएगी, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जिस तरीके से स्टेजेस का ऑर्डर है ये बिल्कुल इसी तरीके से चलता रहता है। तो देखिए, जो हमारे पास सबसे पहली स्टेज आती है उसका नाम है प्री कन्वेंशनल स्टेज, और इसमें कौन सी एज ग्रुप के बच्चे रखे गए, इसमें रखे गए 4 से 10 साल के बच्चे। यानी कि हमें यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि यहाँ पे कोहलबर्ग साहब एक बात बताना चाहते थे कि जो बच्चे के अंदर नैतिक विकास है उसकी जो विकसित होने की एज है वो क्या है, लगभग 4 साल के आसपास। फिर जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हर एक चरण के दो दो अपनी अपनी स्टेजेस हैं। तो जो पहली है हमारे पास पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि जिसका मतलब होता है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, और ये होती है हमारे पास 4 से 7 साल के लिए। और जो दूसरी स्टेज होती है हमारे पास उसका नाम है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक ओरिएंटेशन, यानी कि जिसको हम बोलते हैं साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। तो देखिए, सबसे पहले हम पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन को समझते हैं। पहली बात तो हम इस प्री कन्वेंशनल को समझते हैं कि आखिर ये प्री कन्वेंशनल क्या है। तो देखिए, प्री कन्वेंशनल स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे बच्चे का खुद अपना कोई भी मॉरल बच्चा नहीं करता व्यवहार, मतलब उसका जो मॉरल बिहेवियर होता है वो एक्सटर्नल होता है, वो दूसरों की बातों पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको बार बार क्या चीज़ सिखाई जाती है, स्कूल में भी घर पे भी, कि चोरी करना बुरी बात होती है, झूठ बोलना बुरी बात होती है, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी पिटाई होगी, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसी तरीके से ये भी सिखाया जाता है कि अगर तुम चोरी करोगे या कोई पाप करोगे या किसी को परेशान करोगे तो भी तुम्हारी पिटाई होगी, और वो गंदी बात होती है। तो बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो इसी स्टेज में यहीं तक ही सीमित होता है। और यही हमारी सबसे पहली स्टेज में बताया गया है कि जो बच्चा होता है वो किसी भी काम को इसी डर से छोड़ता है कि भाई उसे पनिशमेंट मिलेगी। तो वो क्या करता है इस स्टेज में कि दंड से बचने के लिए, यानी कि पनिशमेंट से बचने के लिए वो क्या करता है, किसी भी काम को करना या ना करना उसका इसी बात पर डिपेंड करता है कि उसको पनिशमेंट मिलेगी या नहीं। अगर उसे लगता है कि इस काम को करने के बाद उसे पनिशमेंट मिलेगी तो वो उस काम को करने से बचेगा। यानी कि इस
स्टेज में बच्चे का काम क्या होता है या बच्चे का जो बिहेवियर होता है वो कुछ इस तरीके का रहता है कि उसे किसी भी हालत में पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट होता है या मॉरल बिहेवियर होता है वो एकदम बाह्य होता है, एकदम एक्सटर्नल होता है। इसमें बच्चे के अंदर कोई भी खुद की मॉरल रीजनिंग नहीं होती। फिर आगे इसी में ये वाली स्टेज में ही और कोलबर्ग साहब क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा क्या करता है जो अपने से बड़े होते हैं, ठीक है, उनसे तो डर के रहता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनसे बड़े लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी कह सकती हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो अपने से पावरफुल वाले लोग से डरेंगे, जो अपने से कमज़ोर होगा वो उससे नहीं डरेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो अपने पावरफुल वाले किसी इंसान से पंगा लेंगे तो उनकी पिटाई हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो अपने लेवल वालों से, इस एज के जो बच्चा होगा ना वो बस अपने लेवल वाले बच्चों से ही पंगे लेगा, उनसे ही लड़ाई करेगा, उन्हीं से झगड़ा करेगा, उन्हीं से बात करेगा। वो ज़्यादा बड़े लोगों से घुलना मिलना है, उनसे लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इस स्टेज में उसकी पिटाई हो जाएगी। और देखिए जो वो बड़ों के प्रति इतना सम्मान दिखाता है, इतनी रिस्पेक्ट दिखाता है, मतलब जैसे मान लो घर पे कोई आया, उस बच्चे को बोला जाएगा कि बच्चों पैर छुओ, ठीक है, या उसको प्रणाम करो, नमस्कार करो, तो बच्चा उसी केस में नमस्कार या प्रणाम करता है, क्योंकि वो केवल बाहर रिस्पेक्ट दिखाना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ। और यही चीज़ थोड़ी सी विकसित होते 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 हमारी किस में आ जाती है, फिर इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव इस ओरिएंटेशन में। इस स्टेज में क्या बताया गया कि जो बच्चा होता है वो केवल किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए काम करता है। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है कि वो किसी ना सामान के लिए काम करेगा। मतलब अगर उसे लगेगा कि इस काम को करने के बाद मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, या मुझे सब अच्छा कहेंगे, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि इसको करने से मेरा कोई फ़ायदा होगा, तभी वो उस काम को करेगा, अन्यथा वो उस काम को नहीं करेगा। मतलब इस एज के बच्चों में क्या आने लगती है, थोड़ी थोड़ी शेयरिंग वाली भावना आने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं इसे अपनी टॉफ़ी दे दूंगा तो ये भी मुझे अपनी चिप्स खिला देगा। इस चीज़ को सोचते हुए वो कोई भी अपनी शेयरिंग वगैरह करता है। मतलब हम इसमें कह सकते हैं कि इस स्टेज में क्या आने लगती है बच्चों के अंदर, रेसिप्रोसिटी, यानी कि पारस्परिकता आने लगती है। और वो जो पारस्परिकता होती है वो इसी बात पर डिपेंड करती है कि जो बच्चा ये चाहता है कि अगर मैं सामने वाले अपने फ्रेंड को कुछ दे रहा हूँ या अपने साथ वाले बच्चे को कुछ दे रहा हूँ तो बदले में वो भी मुझे कुछ दे। जैसे कि आपने देखा होगा इस एज ग्रुप के बच्चे क्या करते हैं, अगर अपना टिफिन में से कुछ किसी को देते हैं तो वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी मुझे अपने टिफिन में से कुछ दे। तो यहाँ जो हमारा बिहेवियर होता है वो टोटली किस पर बात पर डिपेंड करता है, लेन देन पर। यानी कि अगर मैं कुछ देना चाहती हूँ तो मैं ये भी एक्सपेक्ट करूँगी कि मुझे सामने वाला भी कुछ दे, तभी मैं कुछ देना चाहती हूँ। तो ये हमारी थी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव स्पेस ओरिएंटेशन। लेकिन अब क्योंकि जो कोलबर्ग साहब की थ्योरी थी वो अपने डिलेमा पर बेस्ड थी, तो अब हम ये समझते हैं कि जब इस स्टेज के बच्चों से कोलबर्ग की डिलेमा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उस टाइम पे क्या रिप्लाई किया। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट ओरिएंटेशन की स्टेज में बच्चे थे उन्होंने इस पक्ष में कहा, यानी कि उन्होंने कहा कि हिंस को दवाई चुरा लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हिंस की पत्नी मर जाती तो क्या होता, उसकी लाइफ में परेशानियां बढ़ जाती। वहीं कुछ बच्चे इसके विपक्ष में भी आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हिंस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो वो जेल चला जाता और वहाँ उसकी पिटाई होती। जैसा कि इस स्टेज में बच्चे शो भी करते हैं कि उन्हें पनिशमेंट से डर लगता है और वो उसको एस्केप करना चाहते हैं। इसी तरीके से अब हम समझते हैं कि जब बच्चा साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता के स्तर पर था तब उन बच्चों ने हिंस के पक्ष में या विपक्ष में क्या अपने विचार रखे, उनको देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो स्टेज में जो बच्चे होते हैं उन्होंने इसके पक्ष में कहा, उनके फेवर में कहा कि ठीक है, अगर उन्होंने दवाई चुरा भी ली तो सही करा, अब वो क्या करेगा, थोड़े टाइम के लिए जेल जाएगा और जेल से आने के बाद तो वो अपनी पत्नी के साथ रह ही पाएगा। लेकिन अब इसी स्टेज में जो बच्चे विपक्ष में थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो उसने दवाई चुरा ली, अब वो जेल चला जाए और क्या हो कि जब तक वो वापस आए तो उसकी पत्नी ही मर जाए। तो यहाँ पे केवल और केवल आप देख पा रहे हो कि बच्चों ने जो अपने रीजंस दिए वो बिल्कुल इस तरीके के दिए कि बच्चे ये चाहते थे कि अगर हिंस ने अपनी पत्नी के लिए कुछ करा है तो बदले में हिंस को भी कुछ मिले। वही हमें इस स्टेज में बताया भी गया है कि इसमें जो बच्चों के अंदर रेसिप्रोसिटी की भावना आ जाती है। तो ये थी हमारे पास सबसे पहली स्टेज, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपनी कन्वेंशनल स्टेज की तरफ।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं कोलबर्ग साहब की, जो थी हमारे पास कन्वेंशनल स्टेज यानी कि रूढ़िगत स्तर। और फिर से इस स्टेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहली थी हमारे पास गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, और सेकंड उन्होंने दी सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस स्टेज में उन्होंने क्या बोला कि अभी भी जो बच्चों के पास मॉरल रीजनिंग रहती है, या मैं कहूँ मोटिवेशन रहता है, वो अभी भी एक्सटर्नल रहता है, यानी कि बाह्य रूप से रहता है। मतलब इस स्टेज का बच्चा ये तो समझने लगता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन ये जो उसकी सही गलत की परिभाषा है, ये कौन डिसाइड करता है? ये उसके जो बड़े लोग होते हैं, सोसाइटी के जो एल्डर पर्सन्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। बच्चा अभी भी अपनी कोई रीजनिंग वहाँ नहीं लगा पाता। बच्चा केवल बड़ों की बातों को सुनता है और वहाँ से पता लगाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चा होता है अब गुड बॉय और नाइस गर्ल की ओरिएंटेशन में पहुंच चुका है। यानी कि अब बच्चा क्या करता है कि वो क्रिटिसिज्म से बचने की कोशिश करता है, और वो ये चाहता है कि वो ऐसा व्यवहार करे अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, ताकि सब लोग उसकी प्रशंसा करें, उसको प्रेज करें, कोई भी उसको क्रिटिसाइज ना करे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, इस स्टेज के बच्चों ने क्या चीज़ बोली हिंस के पक्ष में और विपक्ष में? उन्होंने कहा कि भाई हिंस को ना दवाई चुरा लेनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर वो दवाई नहीं चुराता तो क्या होता कि उसका जो रिलेटिव्स हैं, उसकी जो फैमिली है, जो उसके वाइफ की फैमिली है, वो सब कहते हैं कि भाई तुम एक ना अच्छे पति नहीं हो। तो इसलिए इस स्टेज के बच्चों ने कहा कि भाई हिंस को दवाई चुरा लेनी चाहिए थी। फिर वहीं विपक्ष में जो लोग थे, जो विपक्ष में बच्चे थे, उन्होंने एक बात बोली कि उन्होंने क्या कहा कि भाई हिंस साहब को दवाई नहीं चुरानी चाहिए थी, क्योंकि इससे ना केवल वो विक्रेता के सामने बल्कि जो पूरा हमारा समाज है उनके सामने भी वो बुरा बन जाएगा। तो बच्चों ने केवल यहाँ पे क्या बात सोची कि कब किस केस में वो अच्छा बनेगा या फिर किस केस में वो बुरा बनेगा, केवल बच्चे इसी एक सीमित जो हम कह सकते हैं दायरे तक सोच पाए। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखी सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास सोशल ऑर्डर है उसको मेंटेन करना है। मतलब क्या होता है कि बच्चा जब इस स्टेज से धीरे धीरे निकलने लगता है तो अब उसको जो समाज में बनाए हुए नियम हैं वो एकदम ठीक लगने लगते हैं। मतलब अब बच्चा क्या कहना चाहता है कि जो हमारी सोसाइटी ने, जो हमारे सोशल लोगों ने, पहले के लोगों ने जितने भी हमारे नियम बनाए हुए हैं वो सब लोगों को फॉलो करने चाहिए। मतलब जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी के घर में घूंघट प्रथा चलती है, या फिर ये बोला जाता है कि भाई लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए, तो अगर कोई इस स्टेज का बच्चा होगा तो वो भी यही कहेगा कि हाँ भाई लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए या फिर औरतों को घूंघट में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे यहाँ सोशल ऑर्डर मेंटेन है सोसाइटी के अंदर वो टूट जाएगा। और जब सोशल ऑर्डर टूट जाएगा तो होगा क्या कि इससे आपस में मतभेद पैदा हो जाएंगे। मतलब इन्होंने कहा कि अगर कोई नियम बनाया गया है किसी सोसाइटी के लिए तो सोसाइटी के सभी लोगों को उसे फॉलो करना है। अब चाहे इसमें किसी का नुकसान हो, चाहे किसी का नुकसान ना हो, या किसी कुछ भी हो, तो मतलब जो भी हमारे नियम कायदे कानून बनाए गए हैं वो फॉलो होने ही होने चाहिए। तो इसी स्टेज के बच्चों ने इसी सोच को अपने ध्यान में रखते हुए फिर से हिंस के पक्ष में और विपक्ष में कुछ बातें रखी। और वो क्या बोला उन्होंने पक्ष में रखने के लिए? उन्होंने कहा कि भाई देखो, जब हिंस ने शादी करी थी तो उसने कसम खाई थी कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करेगा। तो इस केस के लिए जो उसको हिंस आपको दवाई है वो चुरा लेनी चाहिए। वहीं इसके विपक्ष वाले बच्चे क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि नहीं, उसको दवाई नहीं चुरानी चाहिए, चाहे उसकी पत्नी खुद ही मर जाए, लेकिन क्योंकि चोरी करना गलत काम होता है इसलिए हिंस आपको दवाई नहीं चुरानी चाहिए। क्योंकि अगर वो दवाई चुराएंगे तो मतलब वो समाज के नियमों को तोड़ते हैं, और अगर वो समाज के नियम को तोड़ेंगे तो उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलेगी। तो यहाँ पे बच्चों का केवल क्या सोच रही, यहाँ पे ये सोच रही कि जो नियम कायदे कानून होते हैं ना वो इंसान से बढ़ के हैं। वो बच्चे ये चीज़ नहीं सोच पाए कि नियम कायदे कानून इसलिए बनाए गए ताकि हम इंसानों की सहूलियत के लिए बनाए गए। उन्होंने ये बात नहीं सोची। उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, नियम कायदे कानून ऊपर है और इंसान उनके नीचे है। तो यहाँ पे जो बच्चों की सोच रहती है वो इसी दायरे तक सीमित रहती है। इसके बाद उन्होंने तीसरे स्टेज की बात करी, जो कि हमारी कोहलबर्ग साहब की उच्चतम स्तर हम जिसे कह सकते हैं वो है। और उन्होंने साथ ही साथ एक बात भी बोली कि ज़रूरी नहीं है कि जो सारे बच्चे हैं वो हमारी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज तक पहुँच ही पाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो इसी स्टेज तक आके रुक जाते हैं। जैसे कि आप अपने आसपास के लोगों को भी देख सकते हैं कि जो एडल्ट लोग हैं ना उनमें भी केवल सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन तक ही वो पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते। तो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट स्टेज की तरफ,
और देखते हैं कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के बारे में कोलबर्ग साहब ने क्या क्या बोला। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे कोलबर्ग के द्वारा हमें तीसरी स्टेज बताई गई, उसका नाम था पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसको कि हमने फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसका नाम था हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यानी कि सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, और दूसरी स्टेज थी हमारे पास यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन यानी कि सार्वत्रिक सिद्धांत उन्मुखता। तो देखो, अब ये वाली जो स्टेज थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे सारे बच्चे रीच नहीं कर पाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, और ये जो हमारे पास विकास की स्टेज होती है ये प्योरली इंटरनल होती है, मतलब इसमें किसी भी एक्सटर्नल तरीके से कोई भी आपको अफेक्ट नहीं कर सकता। बच्चा जो भी अपना रीज़न देगा वो उसका खुद का, ठीक है, सोच समझ पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो क्या करता है, डेमोक्रेटिकली सोचता है, प्रजातांत्रिक तरीके से सोचता है, जो कि हमें फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में। मतलब इसमें वो उन चीज़ों को सपोर्ट करता है जो कि प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिकली फॉर्म से ज़्यादा सही है, या फिर मैं कहूँ जो कि मेजॉरिटी को फ़ायदा करेगी, उस बात के बारे में सोचता है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें कि यहाँ पर इन्होंने इसके पक्ष में और विपक्ष में क्या रीजंस दिए, उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी बीवी के लिए दवाई नहीं चुराता है, ठीक है, तो इसका केवल और केवल उसका खुद का रीज़न होगा, इसमें उसने कोई भी मॉरल रीजनिंग नहीं लगाई। वहीं दूसरी तरफ बात आती है कि अगर वो दवाई चुरा लेता है तो वो क्या कर रहा है, डेमोक्रेटिकली वो सही काम नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ किसने बोली, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन ने। इसके बाद हम चलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो बिल्कुल टोटली ओरिएंटेड होता है, टोटली इंटरनली मोटिवेटेड होता है, और यहाँ पर वो अपनी ही समझ से सारा काम करता है, उस पर किसी भी बाह्य शक्ति का कोई भी प्रभाव किसी भी तरीके का नहीं होता। और हम कहें तो ये हमारी मॉरल जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसकी हाईएस्ट स्टेज होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बच्चे के अंदर सुपर ईगो होती है, यानी कि सुपर ईगो कौन सा पार्ट था, जो कि फ्रूइड के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले अपनी क्लासेस में, जहाँ पे जो बच्चा होता है वो अपनी जान को सोचे बिना, मतलब उसमें ये होता है कि जो करना है औरों के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है, वो केवल क्या करता है, दूसरों को ही ध्यान में रखते हुए अपना कोई भी एक्शन करता है। वो बस ये चाहता है कि हमारी वजह से किसी को भी कोई परेशानी ना हो। यही इस लास्ट स्टेज में हमें समझाया गया। तो अब देखते हैं कि आखिर इसके पक्ष में और विपक्ष में बच्चों ने क्या रीजंस दिए। तो देखिए स्टूडेंट, जो पक्ष वाले बच्चे थे, यानी कि जिन्होंने कहा कि भाई अगर हिंस दवाई चुरा लेता तो उसे क्या होता कि उसके अंदर एक आत्मग्लानि रहती, मतलब उसे गिल्टी फील होता रहता कि देखो मैंने कितना बुरा काम कर लिया कि मैंने चोरी करी। लेकिन विपक्ष वाले बच्चे कहते हैं कि अगर वो चोरी नहीं करता तो क्या होता कि उसे ये गिल्टीनेस रहती कि वो अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, जिसकी उसने रक्षा की, शादी जब वो करके लाया था तो उसने कसमें खाई थी। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो हमारे पास जो बच्चे की सोच है वो क्या हो जाती है कि वो इंटरनली वो किस तरीके से फील करेगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है, वो किसी का सामान उठाना चाहता है, तो वो अंदर ही अंदर होता है ना कि जब हम किसी का मान लो गलती से बुरा कर देते हैं या हो जाता है हमसे बुरा, तो हमें अंदर ही अंदर किसी चीज़ के लिए कितना गिल्टी फील होता है कि अरे हमने उसके तरह से क्यों कर दिया। तो वही स्टेज होती है कि जब बच्चा इस हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन पर पहुंच जाता है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी कोलबर्ग साहब की थ्योरी, जो कि उन्होंने दी मॉरल डेवलपमेंट पर। अब क्योंकि हर थ्योरी के अपने कुछ क्रिटिसिज्म्स रहते हैं, यानी कि उनकी कुछ सीमित किसी ना किसी क्षेत्र में वो सीमित रह जाते हैं, तो इसी तरीके से कोलबर्ग साहब की भी इस थ्योरी की कुछ सीमित लिमिट्स थी। अब वो क्या लिमिट्स थी, सबसे जो बड़ी लिमिट्स थी वो ये बोला गया कोलबर्ग साहब के लिए कि ये जो इन्होंने थ्योरी दी ये जेंडर बायस थी। क्यों जेंडर बायस थी, क्योंकि इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी और इसके बाद जो इन्होंने मॉरल डिलेमा क्रिएट करा बच्चों के बीच में, और उसके बाद जो इन्होंने बच्चों का इंटरव्यू लिया, वो केवल ये जो शोध हुआ पूरा का पूरा ये केवल बॉयज़ पर हुआ। इन्होंने अपनी थ्योरी में गर्ल्स को कोई जगह नहीं दी, कोई बात नहीं करी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो लड़कियों का मॉरल डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा तेज़ी से होता है, और वो ज़्यादा दूसरों का ध्यान रखते हुए सोच पाती हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने गर्ल्स को अपनी किसी भी थ्योरी में कैसे भी तरीके से इंक्लूड नहीं करा, तो इसलिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये एक तरह की जेंडर बायस थ्योरी थी। और
दूसरा जो इस थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा वो ये रहा कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि ये तो एक हाइपोथेटिकल डिलेमा है जो कि बच्चों के माइंड में क्रिएट किया गया है। देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि हम किताबों में पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें कि हमें जितने भी ट्रैफिक रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक तरीके से रहना चाहिए, हमें किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं करना चाहिए, हमें सड़क पर कचरा नहीं फैलाना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी कभी ना कभी चाहते हुए या ना चाहते हुए, ठीक है, कभी ना कभी इंटेंशनली हमसे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो हम बच्चे को हाइपोथेटिकल डिलेमा बता रहे हैं। तो हाइपोथेटिकल डिलेमा का मतलब होता है उसको इमेजिन करवा रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि वहाँ पे बच्चा सच ही बोले, है ना। ऐसा तो कभी कभी हमारे साथ भी होता है कि अगर हमसे कोई सिचुएशन दे दी जाए कि भाई तुम्हारा फ्रेंड है तो तुम किसको बचाओगे, ठीक है, या फिर दोनों फ्रेंडों में से किसको बचाओगे, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे मैनिपुलेटिव आंसर्स भी दे देते हैं कभी कभी। तो और साइकोलॉजिस्ट ने यही कहा, हाँ, कोलबर्ग साहब की थ्योरी के बारे में, कि आप तो एक हाइपोथेटिकल डिलेमा बच्चों के माइंड में क्रिएट कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे उसका जवाब दे रहे हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं, कि वो अपनी रियल लाइफ में भी उसी तरीके से करें। तो ये हमारे दो ड्रॉबैक्स थे जो कि कोलबर्ग साहब की थ्योरी को देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी खास बात थी वो ये थी कि इन्होंने ये कहा कि जो क्रम मैं दे रहा हूँ, जो क्रम इन्होंने बताए गए कि जैसे हमारे पास पहले प्री कन्वेंशनल चलेगा, फिर कन्वेंशनल चलेगा और फिर पोस्ट कन्वेंशनल चलेगा, बिल्कुल जो बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरता है और इसी ऑर्डर्ड क्रम को भी फॉलो करता है। तो ये थी हमारे पास लॉरेंस कोलबर्ग साहब की थ्योरी। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। और अगर आपके पास कोई डाउट है, किसी तरह का डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।